हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखे थे और आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। और आप देख रहे हैं नवीन निकेतन क्लासेस। आप इसके पहले वाले जो लेक्चर था इस चैप्टर का, उसको आप पहले जाके समझ लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा है मेरे यूट्यूब चैनल को नवीन निकेतन क्लासेस के नाम से उसको सब्सक्राइब करिए और उस लेक्चर को देखिए, फिर आगे आपको समझ में आएगा। हाँ, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दिस इज फोर्स and acceleration is inversely proportional to mass। देखिए आप पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाने का कोशिश करूंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े और एक के घटने से दूसरा घटे। मतलब ये कि फोर्स को बढ़ाने से अगर एक्सेलरेशन बढ़े और फोर्स को घटाने से अगर एक्सेलरेशन घटे तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन और फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और दूसरा में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही साइन लिखते हैं, लेकिन इसको इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स माने उल्टा। हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? मास। हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो अब देखिए इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब मास अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा और मास अगर घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इसको हम लोग डायरेक्टली और एक को इन्वर्सली कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, तो एक के घटने से दूसरा घटे। और इन्वर्स का मतलब हुआ कि एक के बढ़ने से दूसरा घटे और एक के घटने से दूसरा बढ़े। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। दो तरह के बच्चे होते हैं, आप लोग के जैसे बच्चे दो तरह के होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो प्यार की भाषा को समझता है और एक वो बच्चे होते हैं जो लाड की भाषा को समझता है। तो सबसे पहले मैं उस बच्चे को लेता हूँ जो प्यार की भाषा को समझता है। वो बच्चे को मैं थोड़ा प्यार से कहूँगा कि बाबू थोड़ा पढ़ लो, तो उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्यार घटा दें, मीन्स उसको थोड़ा झिड़क दे, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। थोड़ा सा प्यार घटा देंगे तो बच्चा थोड़ा नर्वस हो जाएगा, उसकी पढ़ाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब उस बच्चे को जितना ज्यादा प्यार से बोलेंगे उसकी पढ़ाई उतना ही ज्यादा होगी। प्यार घटा देंगे तो उसकी पढ़ाई घट जाएगी। मीन्स उस बच्चे के लिए प्यार और पढ़ाई में क्या संबंध है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। क्योंकि प्यार बढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई बढ़ रही है, प्यार घटा रहे हैं तो पढ़ाई घट रही है। लेकिन उस बच्चे को जरा समझो जो लाभ की भाषा को समझता है। उससे बच्चे को अगर हम कहते हैं बाबू थोड़ा पढ़ लो, तो वो समझेगा वो सर का मूड अभी ठीक है, बैट बॉल लेगा और खेलने चला जाएगा। मतलब हमने प्यार बढ़ाया और उसका परिणाम क्या दिया? वो उसकी पढ़ाई घट गई, बैट बॉल लेके भाग गया। मैंने प्यार बढ़ाया, पढ़ाई घट गई। और मैंने दो थप्पड़ लगाया कि पढ़ने बैठेगा कि नहीं पढ़ने बैठेगा, उसके बाद देखो उसकी पढ़ाई बढ़ जाती है। यानी उसका प्यार घटाओ तो पढ़ाई बढ़ेगी और प्यार थोड़ा बढ़ा दो तो बैट बॉल लेके गायब हो जाएगा, पढ़ाई घट जाएगी। तो ये जो रिलेशन है, मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए और एक के घटने से दूसरा बढ़ जाए, ऐसे रिलेशन को हम लोग इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। और यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने दिया है। न्यूटन ने क्या दिया कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अब यहाँ पर पहले आप एक्सेलरेशन को समझिए और एक्सेलरेशन को समझने के लिए आप जो चैप्टर मोशन है उसके लेक्चर को देखना पड़ेगा। तीसरा या चौथा लेक्चर जो होगा वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड होगा। उस लेक्चर को समझिएगा तब आपको एक्सेलरेशन समझ में आएगा। एक्सेलरेशन का सीधा मतलब होता है वेलोसिटी में बढ़ना या घटना। वेलोसिटी का बढ़ना और घटना कर सके, एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी वेलोसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा समझेंगे कि उसमें उतना ज्यादा एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी जितना ज्यादा घटेगा समझेंगे कि उसमें उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन है। अब ये न्यूटन ने कोई अनोखा चीज नहीं बोला, ये चीजें पहले भी होती थी। न्यूटन के बोले
ये कोई डिस्कवरी नहीं है, ये रिसर्च है। रिसर्च का मतलब है कि चीजें हैं, पता किसी को नहीं है कि कहाँ है, उसको ढूंढ के ला देना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। बट डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी का मतलब चीजें नहीं है, खोज के उसको बनाइए। जैसे बल्ब नहीं था, उसको लोगों ने बनाया, वो डिस्कवरी हुआ। समझ में आ रहा है ना? लेकिन चीजें पहले भी हो रही है, लोगों के सामने नहीं है, उसको आपने खोज के ला दिया, उसको रिसर्च करते हैं, तो ये रिसर्च है। अब इसमें क्या है जरा देखिए। सपोज पहला तो मैं समझा रहा हूं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का बढ़ना या घटना। अब सपोज करो कि कोई बंदा साइकिल से जा रहा है, पीछे से एक आदमी उसको आगे की तरफ धक्का दिया, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन तो हुआ या नहीं हुआ? सपोज मैंने धक्का दिया तो कुछ वेलोसिटी उसकी बढ़ी होगी, एक्सेलरेशन हुआ होगा। अब उसी वही लड़का साइकिल से जा रहा और उसको नर्सरी क्लास के बच्चे ने धक्का दिया, अभी भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा, अभी भी कुछ उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी, लेकिन ज्यादा कब हुई होगी? जब मैंने लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स ज्यादा लगाया तो वेलोसिटी चेंज ज्यादा हुआ। वेलोसिटी चेंज ज्यादा होना मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा होना, यानी फोर्स बढ़ाया तो एक्सेलरेशन बढ़ा, और नर्सरी का बच्चा का फोर्स घट गया तो एक्सेलरेशन भी घट गया। अब दूसरा समझिए, दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा और मास घटाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अब इस चीज को जरा समझिए। सपोज करो कि कोई बंदा जा रहा है साइकिल से, मैंने उसको आगे की तरफ धक्का दिया, उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, मतलब एक्सेलरेशन हो गया। अब वो बंदा किसी और को बैठा लिया, मैंने पहले अकेले बैठा हुआ था तो मास कम था, अब किसी और को बैठा लिया, मींस मास क्या हो गया? उसका बढ़ गया। अब मैंने धक्का दिया, तो बोलो पहले अकेले बैठने पे जितना वेलोसिटी चेंज हुआ था उतना ही वेलोसिटी अब चेंज होगा जब दो आदमी बैठा होगा? नहीं, यानी पहले जितना एक्सेलरेशन हो रहा था उससे एक्सेलरेशन कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि मास बढ़ गया। तो मास बढ़ गया तो एक्सेलरेशन कम होगा, और मास को घटा देंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए एक्सेलरेशन और मास में हम लोग क्या करते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब है ऑन कंबाइनिंग। आप कहोगे कि सर ये लॉ, सेकंड लॉ, आपने कहा था कि सेकंड लॉ पढ़ने से फोर्स का फार्मूला मिल जाता है, तो किधर का फार्मूला मिला? पढ़ तो लिए, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। किधर फार्मूला है फोर्स का? तो फोर्स का फार्मूला आपको मिलेगा। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करना है। तो देखो ए कंबाइन होके क्या होगा? 2a या a² या a। देखिए a और a को कंबाइन करोगे तो a होगा। 2a तब होता है जब मैं बोलता ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तब 2a। a² तब होता है जब मैं बोलता हूं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो a into a मल्टीप्लाई होकर a² होता है। मैंने कहा कंबाइन करो, मिलाओ। जैसे चावल को मिलाओगे तो क्या बनेगा? चावल बनेगा। कि चावल स्क्वायर की 2 चावल होगा, सिर्फ चावल होगा। तो उसी तरह से a को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? a। ये दोनों भी सेम चीज है तो सेम चीज होगा। ये हो जाएगा f ऊपर और m नीचे। अब देखो ये जो साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का मतलब इक्वल नहीं होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि 2 पेन का कीमत 10 रुपया है, 3 पेन का कीमत 15 रुपया है, 4 का 20 रुपया। मीन्स पेन बढ़ा रहे हैं, पेन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कीमत भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट दोनों बराबर नहीं है। 2 पेन का कीमत कितना? 10, 3 का कितना? 15। 3 और 15 इक्वल नहीं है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं 3 और 15 को हम इक्वल कर दें तो इसके लिए आपको 3 में 5 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि जितने सारे नंबर होते हैं जैसे 2x, तो 2 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। यानी कोई भी नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो याद रखना कि कभी भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के अगर इक्वल लिखेगा तो
तो किसी दूसरे तरफ आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, वेयर ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हो जाएगा kf इज इक्वल टू m, इलेक्ट्रिक इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, पहले एक बार पॉज करके उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक होता है यूनिट फोर्स। यूनिट फोर्स आपको मैं आगे भी इसका डिफिनेशन बताऊंगा। यूनिट फोर्स का मतलब हुआ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का फोर्स किसको कहेंगे? तो कहता है द फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस एन acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। यानी यूनिट फोर्स क्या है? तो कहता है कि सपोज करो कि ये कोई बड़ी है जिसका मास कितना है 1 kg, इस पर मैंने फोर्स कितना लगाया 1 न्यूटन, यूनिट फोर्स। तो कहता है फोर्स किसी भी चीज पे लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मींस उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए कितना 1 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या कि फोर्स 1 न्यूटन होगा। फोर्स 1 न्यूटन होगा कब? जब वो लगेगा किस पे? एक ऐसे बॉडी पे जिसका मास 1 kg हो, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा करे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आइए नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या था जरा लिखिए। आप देखिए पहले से, आप अपने कॉपी में नोटबुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, k इज इक्वल टू m। इसमें f m और a का वैल्यू डाल दीजिए। f m और a का वैल्यू आपको पता है, डालिए k f का वैल्यू 1, m का भी 1, a का भी 1, तो k इज इक्वल टू क्या हुआ 1। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन थर्ड क्या है? फिर से लिखेंगे इक्वेशन थर्ड k f इज इक्वल टू a m। अब देखो k का क्या वैल्यू आया 1, k का वैल्यू यहां डाल दीजिए 1 into f इज इक्वल टू m into a, और f इज इक्वल टू ma। f इज इक्वल टू ma means force is equal to mass into acceleration। this is the formula of force। तो आप क्या पढ़ रहे थे भाई? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सिंपलीफाई करते करते हम कहां पहुंच गए? फोर्स का फार्मूला में पहुंच गए। तो मैंने कहा था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़िएगा तो फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा। वो फार्मूला आपको मिल गया। पॉज करके इसको उतारिए, मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, आप लोगों ने जो बच्चे देख रहे होंगे बुक को, तो जो सेकंड लॉ का मैंने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा आपके बुक में। लिखा होगा स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको लगेगा कि सर जो बताया वो गलत है। जी नहीं, मैंने भी जो बताया वो सही है, और मैं जो बताया हूं उसी से मैं आगे बढ़ के आपके बुक में जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वहां पे पहुंच जाऊंगा। इसलिए इत्मीनान रहिएगा, घबराइएगा नहीं, वहीं पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम उस चीज का चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे टर्म आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और अभी तक आप मोमेंटम को जानते नहीं हो, इसलिए मैंने मोमेंटम का यहाँ पे
कीजिएगा, जिस टाइम आपको मैं मोमेंटम पढ़ा दूंगा तो मैं इसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके बता दूंगा कि देखो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था वो यही है जो यहाँ बुक में लिखा हुआ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो हमें आपको बताएगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। देखो जिसका भी यूनिट पढ़ना है उसका पहले फॉर्मूला लिखिए। आपको फोर्स का यूनिट लिखना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट पहले लिखते हैं हम लोग। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन। शॉर्ट में हम लोग न्यूटन, यानी न्यूटन क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। चूंकि फोर्स के बारे में सब कुछ किसने बताया? न्यूटन ने बताया। इसलिए उनके नाम को ऑनर देने के लिए, इज्जत देने के लिए हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? न्यूटन। लिखेंगे न्यूटन, बट दिमाग में हर हमेशा रहना चाहिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैंने लिखा एक न्यूटन मतलब 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा दिमाग में रखना है। सीजीएस यूनिट, केजी का सीजीएस आपको पता है ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लोग डाइन भी बोलते हैं। डाइन भी एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम को ऑनर देने के लिए डाइन लिखा जाता है इसका सीजीएस। तो इसके दो यूनिट हैं, एक ऐसा यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। पॉज करके इसको उतारिए धड़ाधड़। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। यानी ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में देखिए। 1 न्यूटन, मैं बार बार कहता हूं लिखेंगे तो यूनिट न्यूटन, लेकिन समझेंगे क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर जो ये ब्रैकेट आपकी अलग अलग किए, इसको ऐसा भी लिख सकते थे 1 केजी मीटर इंटू 1 पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते थे। बात वही जाकर थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना करके तो वही आता। देखो एक्चुअली क्या हो गया? फोर्स है, और फोर्स में दो चीज होता है, क्या क्या होता है? मास और, तो एक मास लिखना था, एक एक्सेलरेशन लिखना था। तो ये क्या है? मास है, और ये क्या है? एक्सेलरेशन है। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग करके लिखा। अब हमको न्यूटन को कहाँ ले जाना? डाइन में। न्यूटन कौन सा यूनिट है? एसआई। ले जाना हमको कहाँ पर है? सीजीएस में। तो ये सारे एसआई को कन्वर्ट करने होंगे किसमें? सीजीएस में। तो 1 केजी का सीजीएस कितना होता है? ग्राम, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि केजी का सीजीएस ग्राम होता है, मीटर का सेंटीमीटर होता है। तो केजी को ग्राम में बदले, मीटर को सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड ही रहता है। तो ये हो जाएगा 32 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? डाइन। मतलब हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये रिलेशन आप याद रखिएगा, बहुत काम देगा। पॉज करके मिटाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स किसको कहते हैं? देखिए फोर्स 1 न्यूटन मतलब 1 केजी मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो किस पर लगे? 1 केजी के बॉडी पर, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा करे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिखिए
a force that will act on a body of mass 1 kg to produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ वन टाइम। अब देखो वन टाइम फोर्स क्या है, वन टाइम को क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर मास एंड दिस वन इज योर एक्सेलरेशन। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा ए फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस एन acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। तो इस तरह से आप एक न्यूटन और एक डाइन को डिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसका जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मोमेंटम से रिलेटेड। और अभी हम लोगों को सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ही बहुत कम से कम 1-2 लेक्चर तो अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही होगा। उसके बाद हम लोग थर्ड लॉ में जाएंगे। तो इसको आप लोग देखिए, कल हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय।